हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांड। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो कॉन्टेक्टर 110 वोल्ट 220 वोल्ट आपने देखा होगा, वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों देखिए, ये कॉन्टेक्टर है स्नाइडर का LC1D18। इसका मॉडल नंबर है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं LC1D18। दोस्तों इसका मतलब ये है कि 18 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि कॉइल इसकी रहती है 110 वोल्ट 110 वोल्ट, कोई कॉइल रहती है 220 वोल्ट। दोस्तों कॉइल का मतलब ये होता है कि जो ये कॉन्टेक्टर है इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे 110 वोल्ट पे या 220 वोल्ट पे। लेकिन दोस्तों ये जो L1, L2, L3 ये दिख रहा है, इसमें आपको 3 फेज़ यूज़ करना है। अगर आपको 3 फेज़ यूज़ करना है तो 3 फेज़ यूज़ कर सकते हैं, और आपको सिंगल फेज़ यूज़ करना है तो सिंगल फेज़ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे R फेज़, Y फेज़ और B फेज़, और फिर ये जो T1, T2, T3 है, ये आपका कॉन्टेक्टर का आउटपुट है। दोस्तों ये जो आपका A1 है और A2 है, ये कॉन्टेक्टर की ऑक्सिलरी सप्लाई है। ऑक्सिलरी सप्लाई का मतलब जब हम लोग A1 और A2 में सप्लाई देंगे तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। जो सप्लाई हमने यहाँ इनपुट में दी है वही सप्लाई हमारी आउटपुट में T1, T2, T3 में मिलेगी। अब दोस्तों जो 110 वोल्ट और 220 वोल्ट रहता है वो सप्लाई हम लोग देते हैं A1 और A2 में। अगर इसकी कॉइल दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेक्टर के पीछे यहाँ पे लिखा रहता है 110 वोल्ट है या 220 है, तो अगर 220 का है तो यहाँ पे हम लोग 220 देंगे, और अगर 110 है तो दोस्तों 110 देंगे। दूसरा इसमें कॉन्टेक्टर में सिस्टम आ जाता है NC का। ये NC कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? दोस्तों ये NC यूज़ करते हैं इंटरलॉकिंग के लिए। सपोज़ करिए एक कॉन्टेक्टर यहाँ पे भी है और इसमें भी NC पॉइंट है। NC पॉइंट सेम टू सेम इसमें है। ये इस कॉन्टेक्टर की A1 है, इधर इसका A2 है, सेम टू सेम इस कॉन्टेक्टर की तरह। तो इसमें क्या होगा, इंटरलॉकिंग। दोस्तों हमारे वीडियो पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है इंटरलॉकिंग क्या है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग कैसे होता है, जैसे कि ये मान लीजिए ये कॉन्टेक्टर एक है, एक कॉन्टेक्टर ये है, तो जो इसकी A1 सप्लाई है ये वाली, इसको जो सप्लाई मिलेगी वो इसके NC के थ्रू मिलेगी। जैसे NC में हम लोग सप्लाई दे दिए एक, दूसरी सप्लाई जो इसकी आउटपुट होगी वो आएगी NC में, सॉरी A1 में। दोस्तों इससे क्या होता है कि जब तक ये कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा तब तक ये NC जो है ये NO बना रहेगा। ये NO बनने का मतलब है कि आउटपुट जो आप यहाँ दे रहे हैं, वो जो इनपुट यहाँ दे रहे हैं वो आउटपुट आपका यहाँ पे नहीं निकलेगा। दोस्तों NC का मतलब ये है कि नॉर्मली क्लोज्ड है, यानी अगर आपका कॉन्टेक्टर ये होल्ड नहीं है या आपने कॉन्टेक्टर में अभी जब सप्लाई नहीं दिया हुआ है तो ये NC है। NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड। अगर ये ऑपरेट नहीं है कॉन्टेक्टर तो NC है। दोस्तों ये सिंबल है, यानी जो सप्लाई आप यहाँ देंगे यहाँ से आउट हो जाएगा जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं रहेगा। तब जब आपने A1 और A2 में सप्लाई दे दी तो जो सप्लाई आप इधर दे रहे हो ये सप्लाई आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा, वर्क कर रहेगा, तो यहाँ पे जो सप्लाई आप दिए हो वो सप्लाई आपकी यहाँ से आउटपुट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा। दूसरा वाला सेम टू सेम वैसे ही फंक्शन
दूसरे कॉन्टेक्टर में भी होगा। दोस्तों ये तो समझ गए आप NC का। अब हम लोग समझते हैं NO का क्या पर्पज़ है। NO का पर्पज़ ये है कि जब हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, स्टार्टर बनाते हैं, तो पुश बटन लगाते हैं। पुश बटन जब लगाते हैं तो जब हम लोग, ये पुश बटन NO रहता है, जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं पुश बटन को तो सप्लाई यहाँ पे आती है। लेकिन दोस्तों जब तक आप प्रेस किए रहेंगे तभी तक यहाँ पे सप्लाई आएगी। तो ये जो NO यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है होल्डिंग के लिए। दोस्तों दो पुश बटन रहते हैं, एक स्टार्ट एक स्टॉप। तो क्या रहता है, स्टार्ट वाले से सप्लाई जो आपकी इसमें A1 में जाती है, और दोस्तों ये मेन सप्लाई इधर NC में लगी रहती है और ये इधर लगा रहता है, और एक सप्लाई आपकी यहीं से निकल के आती है जो आपके NO में लगी रहती है, और यहाँ से आउटपुट निकल के ये आपके A1 में कनेक्ट रहता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू रहती है। तो जब आप ये स्टार्ट पुश बटन स्टार्ट करते हैं तो सप्लाई इसको मिलती है। जब कॉन्टेक्टर होल्ड होता है यानी कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो ये NO है, ये NC हो जाता है। जब NC हो जाता है तो ये जो सप्लाई आप यहाँ कनेक्ट किए हैं, ये वाली सप्लाई, ये कंटिन्यू इसके थ्रू होके कॉन्टेक्टर को मिलने लगती है, जिससे कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन रहता है। और जब आप ये स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो जो सप्लाई यहाँ से जा रही है वो कट हो जाती है, जिससे कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा आपके कि कॉन्टेक्टर का वर्क। अब हम लोग समझते हैं 110 वोल्ट कॉन्टेक्टर क्यों लगाते हैं और 220 क्यों लगाते हैं। दोस्तों 110 वोल्ट जनरली हम लोग 220 लगाते हैं। 110 वोल्ट जनरली हम लोग क्रेन में लगाते हैं। क्रेन में दोस्तों लगाने का पर्पज़ ये है कि 110 वोल्ट सबसे कम वोल्टेज है अपनी, देखा जाए तो 220 के तुलना में। सबसे कम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 220 की तुलना में सबसे कम वोल्टेज 110 है। तो 110 यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि क्रेन में सबसे कम वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं सेफ्टी की ओर से, और दूसरा ये है कि कंट्रोलिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 220 यूज़ ही करना पड़े। सबसे कम वोल्टेज आप 110 यूज़ कर सकते हो, जिससे ऑपरेटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जनरली हमारे कॉन्टेक्टर, सेंसर, रिले सब ऑपरेट होते हैं 110 वोल्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 110 वोल्ट जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो सेफ्टी के पर्पज़ से यूज़ करते हैं 110 वोल्टेज की कंट्रोल वायरिंग। दोस्तों जो क्रेन में वायरिंग यूज़ होती है वो केवल कंट्रोलिंग में 110 वोल्ट यूज़ होती है, ना कि पावर वायरिंग में। यानी कॉन्टेक्टर यानी आपकी जो मोटर है वो तो 3 फेज़ अगर लगी है तो 3 फेज़ उसको मिलेगा। वो किसके थ्रू मिलेगा, L1 L2 L3 में 3 फेज़ कनेक्ट होगा, और ये तीनों आपकी मोटर में कनेक्ट होंगे। और जो यहाँ पे सप्लाई आएगी A1 और A2 में, ये दोनों 110 वोल्ट रहेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे हमें पता लगे कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।